बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ये वीडियो बनाने का मकसद जो हमारे फ़ेलोज़ हैं एफसीपीएस पार्ट 2 या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन जो दे रहा है एग्ज़ाम, भले वो ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री का दे रहा हो या किसी और डिसिप्लिन से दे रहा हो या वो एमडीएस का एग्ज़ाम दे रहा हो। लेकिन लॉन्ग केस जब आप लोग करते हैं तो लॉन्ग केस में अक्सर कैंडिडेट जो हैं उनको इश्यूज़ आते हैं। और वो इशू आने का मकसद वजह एक बहुत बड़ी ये है कि हम लोग लॉन्ग केस की प्रैक्टिस रूटीन में नहीं करते। और अक्सर जब हम ओपीडीज़ में काम कर रहे होते हैं, 4 ईयर्स की हमारी ट्रेनिंग होती है, तो हम लोग जो है शॉर्ट केसेस करते हैं या रिहैबिलिटेशन के केसेस भी करते हैं, लेकिन हमारी इस तरह की प्रैक्टिस लॉन्ग केस की नहीं होती है जो कि हमें एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस देनी होती है। तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कभी भी नहीं आता लॉन्ग केस, जिस तरह हमें परफॉर्म करना है। तो जब तक लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, हमारा जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हम बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं, फ़ियर फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंडिडेट्स की नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन चूँकि उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो लॉन्ग केस की प्रैक्टिस, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ में नहीं होता। और दूसरा जो फ़ियर फैक्टर है एग्ज़ाम का, इट्स अ वेरी बिग एग्ज़ाम, और एग्ज़ामिनर्स को देख के जो है वैसे भी फ़ियर फैक्टर बढ़ जाता है, तो प्रॉब्लम्स जो हैं कैंडिडेट्स को आती हैं। थोड़ा मैं ब्रीफ आपको बताऊँगा कि ये मेरा एक बनाया हुआ एक चार्ट सा है जिसके अंदर आपने सारी चीज़ें देखनी होती हैं। यू हैव 30 मिनट्स फॉर लॉन्ग केस। तो कोशिश करें कि अपना मैक्सिमम काम जो है वो 20-25 मिनट्स के अंदर अंदर कर लें, ताकि अपने आप को कंपाइल करें और फिर जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन देके और होपफुली सक्सेसफुल रहें। ठीक है, तो मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ कि क्या करना है। देखिए, एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। आपने सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, पेशेंट से इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, पेशेंट की बेसिक सी हिस्ट्री लेनी है आपने, जिसमें उसका नेम, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस वगैरह ये लेना है। और उसके बाद उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन। देखिए, होता है कि जब प्रेजेंटिंग कंप्लेन आप पूछते हैं उसके बाद पूरी इसका एग्जामिनेशन करते हैं, सब करते हैं, तो अक्सर कैंडिडेट्स प्रेजेंटिंग कंप्लेन का डायग्नोसिस भूल जाते हैं, प्रेजेंटिंग कंप्लेन भूल जाते हैं और प्रेजेंटिंग कंप्लेन का डायग्नोसिस भूल जाते हैं। देखिए, अगर पेशेंट पेन आया है पेन के साथ और इसको इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का पेन है, तो जब आप बाकी उसका एग्जामिनेशन करते हैं, पेरिडोन्टल एग्जामिनेशन करते हैं, ऑक्लूजन करते हैं, बाकी जब आप 8-10 चीज़ें चेक करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द केस आप उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन भूल चुके होते हैं। या अगर याद भी हो तो उसकी डिटेल हिस्ट्री जो है प्रेजेंटिंग कंप्लेन की, फॉर एग्जांपल इरिवर्सिबल पल्पाइटिस की, कि लिंगर ऑन पेन होता है, रेफर्ड पेन होता है, स्पॉन्टेनियस पेन होता है, और उसका को जो भी बेसिक सी मैनेजमेंट है वो भूल चुके होते हैं, क्योंकि बाकी लोड बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप उसके बाद में पास्ट डेंटल हिस्ट्री लेंगे, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, जिसमें एक बहुत की क्वेश्चन है, आप उससे पूछ लें कभी अस्पताल में आप एडमिट तो नहीं हुए हैं। आप उससे ये पूछ लें कोई काबिल ज़िक्र बीमारी जिसके बारे में आप खुद बताना चाहें, काबिल ज़िक्र जिस्मानी बीमारी जिसके बारे में आप खुद बताना चाहें, या आपकी फैमिली में कोई ऐसी बीमारी जिसके बारे में आप खुद बताना चाहें। देखिए, होता है कि आपने 10 बीमारियाँ उससे पूछी और एक पूछना भूल गए, जे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एसिडिटी का पूछना भूल गए, बाकी सब पूछ लीं। अब उसको अगर एसिडिटी की वजह से वेयर था तो वो आपका रह गया। तो उससे खुद पूछ लें कि आपको कोई काबिल ज़िक्र जिस्मानी बीमारी है, बाकी बीमारियाँ भी पूछ लें, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। या आप अस्पताल में कभी एडमिट हुए, तो ज़रा कोई बड़ी बीमारी होगी तो जो पेशेंट है वो आमतौर पे हॉस्पिटलाइज़ हो चुका होता है। तो ये भी आप पूछ सकते हैं उनसे, ताकि की क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है? इसके अलावा आप उनसे पूछ सकते हैं कि हिस्ट्री, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जो फैमिली हिस्ट्री है उसके बारे में पूछ लें कि ये बीमारियां आपकी जो है फैमिली में नहीं है। हैबिट्स का पूछ लें, ब्रक्सिज्म की हैबिट्स है, पान खा लिया है, और ब्रशिंग हैबिट्स का पूछ लें उससे। डाइटरी हैबिट्स का ज़रूर पूछ लें। अक्सर जो वो स्टूडेंट्स हैं वो डाइट का पूछना भूल जाते हैं कि वो मीठे के शौकीन हैं। देखिए, हमारे पास कैविटी अगर पेशेंट्स हैं, ख़ास तौर पर ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री के लिहाज से, तो वो मीठे के शौकीन होंगे पेशेंट, तो ये ज़रूर पूछ लें मीठे के शौकीन हैं, कितना हम मीठा खाते हैं, ये ज़रूर पूछ लिया करें। फिर उसका आ जाता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। उसकी बेसिक सी आपने फेशियल सिमेट्री देखनी है, स्वेलिंग, स्कार, रैंडमली देख लें, टीएमजी एग्जामिनेशन है, उसका डेविएशन है, टेंडन ऑफ मसल्स है, मैस्टिकेशन, लिम्फ नोड एग्जामिनेशन है, स्माइल एनालिसिस है। ये बेसिक सा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको इसमें गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। उसके बाद इंट्रो एग्जामिनेशन है, जिसमें सॉफ्ट टिश्यू एग्जामिनेशन है, नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट है, अक्लूजन उसकी ज़रूर चेक करें, आईसीपी, आरसीपी, प्रोट्रूजन, गाइडेंस, इंटरफेरेंसेस, उसका पल्पेशन करें, परकशन करें, केरीज चेक करें, बेरी आर्स, टूथ वेयर, इरूजन, एब्रेजन, एफ्रैक्शन, एट्रीजन, रेस्टोरेशन अगर कोई हो ये वो चेक करें, मैल ऑक्लूजन देखें, कोई ओवर रप्शन, टिल्टिंग, रोटेशन तो नहीं है, कोई प्रोस्थेसिस तो नहीं पहना हुआ, उसको एग्जामिनेशन कर लें। पेरिडोनल एग्जामिनेशन कम से कम बेसिक एग्जाम पेरिडोनल एग्जामिनेशन ज़रूर करें।
और उसकी गम कंडीशन देख लें, प्लाक टाटर देख लें, और मोबिलिटी, फर्केशन, रिसेशन, ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग, इन्वेस्टिगेशन ज़रूर मांगें, हमेशा इन्वेस्टिगेशन मांगें, रेडियोग्राफ्स मांगें, बाइट फिंग्स मांगें, पेरिएपिकल मांगें, ओपीजी ज़रूर मांगें, और अगर आपको लग रहा है वाइटलिटी है तो वाइटलिटी मांगें, कास्ट ज़रूर मांगें, और ये सारी चीज़ें जो है मांगें। अक्सर कैंडिडेट जो है ना कास्ट मांगना भूल जाते हैं, तो कास्ट एनालिसिस के लिए कास्ट ज़रूर मांगें आप। इसके अलावा जो नेबर्स प्रोब है वो भी कोशिश करें मांग लें अगर पेरिडोनल प्रॉब्लम लग रही है। और वापस जाते वक्त जो है कोशिश करें पेशेंट को थैंक्स ज़रूर करें, ये एथिक्स के अंदर आता है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल। यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट अ केस। उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। अपनी कोलीग्स जो भी हैं जिनके साथ आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर वो भी पास हो गए हैं तो उनके सामने प्रैक्टिस करें, प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी करें, स्पीकिंग पावर अच्छी करें। और देखिए जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा जो है वो इम्प्रेशन पड़ेगा, जितना अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह जब आप डायग्नोसिस करें तो यू शुड नो डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज़। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायग्नोसिस के साथ साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको माइंड में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कोई इन्वेस्टिगेशन मांगी है तो उसकी जस्टिफिकेशन वो आपसे पूछ सकते हैं, आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों मांगी। जैसे सीबीसीटी आपने मांगा है, आपका एक मैनेजमेंट प्लान बना हुआ होना चाहिए एमरजेंसी फेज़ का। उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन का ख़ास तौर पे जो है ना ये बना होना चाहिए कि उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो भी है पेशेंट की, उसका ट्रीटमेंट प्लान ज़रूर होना चाहिए। इसके साथ उसकी मेडिकल केयर, अगर कोई उसको फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है तो उसका रेफरल आपने किया है या नहीं किया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कंट्रोल फेज़ है, केस कंट्रोल फेज़ है, पेरिडोनल इश्यूज़ हैं, फिलिंग्स हैं, आरसीटीज़ हैं, एक्सट्रैक्शंस हैं, ये सारा करवाने के बाद डाइट मॉडिफिकेशन है, ब्रशिंग है, फिर आप उसको रीवैल्यूएशन फेज़ में लेकर आएँगे, फिर डेफिनेट रेस्टोरेशन फेज़ में लेकर आएँगे उसको। अगर ऑर्थो रिक्वायर्ड है तो ऑर्थो करने के बाद डेफिनेशन रेस्टोरेशन फेज़ है, जैसे क्राउन एंड ब्रिज है, इम्प्लांट्स हैं, और उसके बाद मेंटेनेंस फेज़ है। तो ये सारा सीक्वेंस से आप चलेंगे तो फिर आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर मिलेंगे। कोशिश करें, जो मैंने अभी तक आपको बात बताई है, अगर किसी को ये चीज़ चाहिए आपको सारा का सारा मैटर, तो ये मेरे पास अवेलेबल है। वरना आप स्क्रीनशॉट लेके भी इससे काम कर सकते हैं, और वरना आपको यूट्यूब पे ये अवेलेबल मैं कर दूंगा, या मुझे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आप अवेलेबल हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।